हेलो एस्पिरेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम सॉल्व कर रहे थे वर्क एनर्जी के क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था हमने। और आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। कंसिडर द सिचुएशन शोन, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड द ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is found to have a speed of 0.3 meters per second after it has descended through a distance of 1 meter। यानी कि ये 1 मीटर नीचे की ओर डिसेंड हो चुका है। ठीक है, तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। तो मुझे ये म्यू पता करना है। अब चीज़ देखिए, ये जो है कांस्टेंट मोशन का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस मैंने करा चुका है पहले। ये 1 kg ब्लॉक जब नीचे x डिस्टेंस मूव करेगा तो 4 kg ब्लॉक 2x डिस्टेंस मूव करेगा। यानी कि ये 2 मीटर इधर की ओर चल लिया होगा और इसका जो वेलोसिटी है वो भी डबल होगा, 0.6 मीटर्स पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो चलिए बस अब इनिशियल और फाइनल एनर्जी लिख देते हैं। तो U इनिशियली क्या है? इनिशियली हम ये इसको ग्राउंड, ये टेबल जो है इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूँ। तो टेबल को मैंने रेफरेंस माना है, या छोड़िए टेबल को नहीं मानते हैं। ये जो पुली है ना, पुली को मान लेता हूँ रेफरेंस। ठीक है, इनिशियली मैंने क्या लिखा है कि इनिशियली द सिस्टम इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो है और इनिशियली दोनों रेफरेंस लाइन पे ही मतलब रहेंगे। ठीक है, 4 kg ब्लॉक का तो कुछ एल्टीट्यूड चेंज हो नहीं रहा है, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कोई भी फ़र्क आएगा नहीं। सिर्फ 1 kg ब्लॉक जो है वो नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में चेंज आएगा। ठीक है, तो इनिशियल जो है ना, इनिशियल ज़ीरो है। फाइनल देखिए, यू फाइनल क्या है? फाइनल जो एनर्जी है वो सबसे पहले 4 kg ब्लॉक में कुछ वेलोसिटी गेन हुआ है, यानी कि हाफ mv²। फिर 1 kg ब्लॉक में भी कुछ वेलोसिटी आया है, यानी कि हाफ mv²। और मेरा 1 kg ब्लॉक नीचे की ओर गया है। नीचे की ओर जाने का मतलब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि -mgh। mg और h इज़ 1 मीटर। तो यू फाइनल का हम जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। दिस इज़ 2 × 0.6 स्क्वायर प्लस 0.5 × 0.3 स्क्वायर -10। तो ये आ गया है -9.235 जूल्स। ठीक है, और ये 0 जूल्स। और वर्क डन क्या होता है? अब देखिए, इस पूरे सिस्टम में जो एक्सटर्नल वर्क आ रहा है, एक्सटर्नल वर्क कौन सा आ रहा है? सिर्फ एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। और क्या क्या एक्ट कर रहा है? एक वेट एक्ट कर रहा है। तो वेट का तो हमने देख ही लिया, वेट से ही आता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो हमारा टोटल एनर्जी में इंक्लूडेड है। बाकी सिर्फ एक फ्रिक्शन का वर्क जो है वो कंसिडर नहीं किया हमने। ये एक एक्सटर्नल वर्क लेना होगा हमें, फ्रिक्शन F। तो मैंने ये पहले बताया है, जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज़ इक्वल टू द चेंज इन टोटल एनर्जी। और यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू -9.235 -0 जूल्स, यानी कि ये -9.235
0.235 जूल्स आ गया। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा? वर्क डन बाई फ्रिक्शन विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर्स का, इनटू कॉस थीटा। अब फ्रिक्शन मेरा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि कॉस 180 डिग्री इज़ -1 इक्वल टू -9.235 जूल्स। माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, और यहाँ से फोर्स का वैल्यू आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है, दिस इज़ 4.6175। बट मेरे से फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू नहीं पूछा है, मेरे से पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो म्यू विल बी F/N, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू वेट, यानी कि 4.6175 अपॉन mg, दैट इज़ 40। और इसे जब इवेल्यूएट करेंगे तो ये आएगा 0.1112 लिख देते हैं, 115 है तो 0.12 आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली। एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं, तो द आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज़ मूव्ड विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड at the highest point in a closed circular tube of radius 10 centimeter kept in a vertical plane। बड़े ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िएगा। एक वर्टिकल प्लेन में एक सर्कल है और एक ब्लॉक है जिसका मास 100 ग्राम है, वो 5 मीटर्स पर सेकेंड का स्पीड से चल रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द क्लोज सर्कुलर ट्यूब। यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे इसका स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड है, और जिसका रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.1 मीटर। तो द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज सच दैट इट जस्ट फिट्स इन एंड द ब्लॉक मेक्स several oscillations inside the tube and finally stops at the lowest point. Find the work done by the tube on the block during the process। तो क्या बोला है कि इनिशियली एक क्लोज्ड ट्यूब है, पहले तो ये जान लीजिएगा, मतलब ये नीचे नहीं गिर सकता। ठीक है, और बोला है कि ये बहुत बार ये चला है, ऑक्सीलेशंस किया है, उसके बाद फाइनली जो है ये यहाँ पे लोवेस्ट पार्ट पे आकर के बैठ गया। तो पूछा है कि ट्यूब ने कितना वर्क डन किया है इस पे। तो ठीक है, पहले इनिशियल एनर्जी बता देते हैं हम। इनिशियल एनर्जी क्या है, हम लोवेस्ट पॉइंट को अपना रेफरेंस लाइन मानेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पहले तो एक हाइट पे है मेरा ब्लॉक, तो पॉजिटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, डेट इज़ m, दैट इज़ 0.1 kg इंटू g इंटू h कितना होगा 0.2। दिस हाइट इज़ 0.2 मीटर्स, प्लस कुछ एक वेलोसिटी भी है ब्लॉक के पास, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा, दैट इज़ हाफ m इंटू v²। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दिस विल कम आउट टू बी 0.2 प्लस 25 इंटू 0.1/2, ये आ गया 1.45 जूल्स। और फाइनल एनर्जी कितना होगा, तो देखिए फाइनली मेरा ब्लॉक जो लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है, प्लस और रेस्ट पे भी आ गया, लिखा है फाइनली स्टॉप्स, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, यानी कि फाइनल जो एनर्जी है ब्लॉक का दैट इज़ ज़ीरो। अब देखिए
फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन मेकिंग द ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ट्यूब ने कितना वर्क किया है, बाय द ट्यूब बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो पता कर लेते हैं वर्क डन ऑन दी, देखिए वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क किया मैंने। तो ब्लॉक के ऊपर जो वर्क होता है डैट इज़ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। ब्लॉक के ऊपर ऑन द ब्लॉक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्लॉक के ऊपर जब भी ऑन लिखते हैं तो यू फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और यही ब्लॉक डन वर्क डन बाय द ब्लॉक लिखा होता तो इनिशियल माइनस फाइनल स्टेट करते हैं। बस इसके बाद सॉल्व हो गया, 0 माइनस 1.45 and this will be minus 1.45 answer. 45 joules is the answer. That's it. And this is also the answer. ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। A car weighing 1400 kgs is moving at a speed of 54 kilometers per hour। तो वैल्यूज़ साथ साथ लिखते चलेंगे हम। वेलोसिटी या स्पीड जो भी है, स्पीड इज़ गिवन 54 इंटू 5/18, इसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो वैसे 1000/3600 भी कर सकते हो, और 1000/3600 को जब आप रिड्यूस करोगे तो ये इतना ही आता है। तो दिस कैंसल्स 3 टाइम्स, यानी कि 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो कार का वेट दिया है, स्पीड दिया है, और बोला है कि अप हिल व्हेन द मोटर स्टॉप्स, यानी कि ये जो कार है ना, ये कुछ ऐसा सिनेरियो रहा होगा कि ये ऊपर जा रहा है 15 मीटर्स पर सेकंड से, लेकिन अब इसका जो है मोटर यानी कि इंजन बंद हो गया। अब इफ़ इट इज़ जस्ट एबल टू रीच द डेस्टिनेशन विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि बोला है कि ये यहाँ से 10 मीटर्स हाइट पे पहुँच गया, तो कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन की अगेंस्ट कितना वर्क किया है, अगेंस्ट यानी कि फ्रिक्शन कितना वर्क करता है, फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क कर रहा होगा, तो उसके अगेंस्ट कितना वर्क किया, मतलब पॉजिटिव वर्क डन पूछना है मेरे से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियल यही जो पॉइंट है ये मेरा रेफरेंस है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 ब्लॉक के पास होगा या कार के पास होगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी 12mv², और ये आ जाएगा 700 इंटू 15² दैट इज़ 157500 जूल्स। और फाइनली क्या हुआ कि 10 मीटर के हाइट पे जा कर के रुक गया है, तो यानी कि सिर्फ mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, mg इंटू h, दिस इज़ 140000 जूल्स। और वर्क डन अगेंस्ट कितना होगा, अगेंस्ट इज़ इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। तो बस दोनों को आप माइनस कर दीजिए, तो दिस विल कम आउट टू बी 17500 joules, and answer is actually 20300। देखता हूँ मैं इसको, शायद 9.8 लेकर के ग्रेविटी को, तो आंसर शायद मैच कर जाए, नहीं तो फिर देखते हैं कुछ और लगा के। -15750, हाँ ग्रेविटी को आप जब लोगे 9.8 तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। चलिए आगे से हम ग्रेविटी को 9.8 ही लेंगे। दिस इज़ 34। A small block of mass
200 kgs is kept at the top of the frictionless incline. ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस का है, और इसके टॉप पे एक 0.2 kg का ब्लॉक रख दिया है, और इंक्लाइन का लेंथ मुझे पता है, दैट इज़ 10 मीटर्स. इंक्लाइन का लेंथ मुझे पता है, दैट इज़ 10 मीटर्स. और यहाँ से हाइट भी पता है, दैट इज़ 3.2 meters. How much work is required? A. 2. सबसे पहला, to lift the block from ground and put it at the top. यानी कि सिंपल नीचे से ग्राउंड से उठाया और ऊपर रख दिया, यानी कि रेस्ट से उठाया और रेस्ट पे रखा है. यानी कि जो वर्क डन होगा दैट विल बी सिंपली कितना मैं ब्लॉक को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूँ, इंक्रीज इन GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ mgh. तो दिस विल बी 0.2 इंटू 9.8 इंटू हाइट इज़ 3.2, और इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 0.2 इंटू 9.8 इंटू 3.2. इसमें फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं किया क्योंकि सरफेस स्मूथ है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट बी, टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन. टू, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में 6.4 आंसर दिया है, इसमें ग्रेविटी को 10 लिया है तब, अच्छा सॉरी, ग्रेविटी इसमें दिया था 10 लेने के लिए, माय मिस्टेक. मैं सोचा कि दिया नहीं है तो यहाँ भी ले लेता हूँ, माय मिस्टेक, सॉरी. ठीक है. टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड. क्या बोल रहा है, टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन. अच्छा, हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन. स्लाइड करने में भी सेम ही लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, तो सेम ही इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में जब हम देखेंगे तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है और कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो दिस विल बी सेम. नाउ सी, नाउ if it falls off the incline and drops vertically on the ground. अच्छा, पार्ट बी का एक और पार्ट है, what will be the speed of the block when it reaches the ground. अब स्लाइड करते करते नीचे जब रीच करेगा तो कितना होगा देख लेते हैं. तो जितना भी उसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाएगा 12mv² में. यहाँ से v विल बी √gh, और आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा √32, विच विल बी इक्वल टू √2gh, यानी कि 2 इंटू 32, 64 का रूट 8 मीटर्स पर सेकेंड. और पार्ट सी में पूछा है कि इफ़ इट फॉल्स ऑफ द इंक्लाइन एंड ड्रॉप्स. अब देखिए इस केस में या तो ये नीचे इस इंक्लाइन से स्लिप होते हुए आए या तो ऊपर से गिर जाए, दोनों केस में इसका वेलोसिटी सेम होगा. क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे देखेंगे सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो रहा है. लेकिन हाँ, यही अगर मेरा सरफेस, ये जो सरफेस है ये अगर स्मूथ नहीं होता, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता अगर इसमें, तो ये केस नहीं होता. तो जब ये नीचे जाता फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन इस पर कुछ नेगेटिव वर्क करता, नेगेटिव वर्क करने के कारण इसका जो वेलोसिटी है ये 8 मीटर पर सेकंड से कम होता. लेकिन स्मूथ सरफेस में या तो ये इंक्लाइन से जाए या डायरेक्ट गिर जाए, दोनों में इसका आंसर सेम ही आएगा. यहाँ भी वेलोसिटी विल बी 8 मीटर्स पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. In a children's park,
there is a slide which has a total length of 10 meters. ठीक है, this is 10 meters and a height of 8 meters. ये स्लाइड है जिसका 10 मीटर लेंथ है और 8 मीटर हाइट है. इसका एक फिगर भी गिवन है. एक सेकेंड में फिगर देख लेता हूँ. वेयर इज़ द फिगर. हाँ ठीक है, ऐसा ही फिगर दिया भाई. वर्टिकल लैडर इज़ प्रोवाइडेड टू रीच द टॉप. यहाँ पे जो है ये लैडर दे दिया है, यहाँ पे वर्टिकल लैडर. अ बॉय वेइंग, एक बॉय है, चलो उसको मैं ब्लॉक से दिखा रहा हूँ, जिसका वेट है 200 न्यूटन्स, climbs up the ladder or the top and slides down to the ground. The average friction offered by the slide is 3/10 of its weight, 3/10 times of W, यानी कि ये 0.3 इंटू दिस करेंगे तो 60 न्यूटन्स आ जाएगा ऑलमोस्ट. तो ए पार्ट देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं. फाइंड द वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर एज ही गोज अप. तो वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर, तो देखिए जब जो लड़का है वो ऊपर चढ़ रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, लैडर पे कुछ ना कुछ एक नीचे की ओर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा. ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा हर एक स्टेयर पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा. बट ये फोर्स के कारण क्या मेरा लैडर मूव कर रहा है? नहीं, मेरा लैडर का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 0. सो वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर इज ऑल्सो 0. बॉय ऑन द लैडर. पार्ट बी देखते हैं. वर्क डन by the slide on the boy as he comes down. तो मुझे वर्क डन ऑन द बॉय पता करना है, लड़के पे कितना वर्क डन हुआ है. तो देखिए सिंपल, मेरे पास फिर से इसका अगर मैं पता कर लूँ, एक्चुअली स्लाइड कौन सा फोर्स लगा रहा है बॉय पे. सिंपल आप सोचो, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है सिर्फ बॉय पे. जब भी स्लाइड कर रहा होगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा F, और वो F मुझे पता है. और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ पूरी 10 मीटर्स. तो जो वर्क डन ऑन द बॉय विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, दैट इज F इंटू S into cos theta. तो फ्रिक्शन फोर्स is 60 into 10 into -1 and this is -600 joules and this is the answer. Part C, the work done by the ladder on the boy as he goes up. अब यहाँ देखिए, अब जब बॉय ऊपर जा रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन तो लैडर पे लग रहा है, साथ में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बॉय को भी लग रहा होगा N, जैसे से ऊपर जा रहा होगा N. तो ये फोर्स जब बॉय पे लग रहा होगा, लेकिन बॉय तो मेरा मूव कर रहा है कि नहीं. तो वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर विल बी इक्वल टू N इंटू H, और cos थीटा तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है. नॉर्मल रिएक्शन इज़ द वेट, दैट इज़ 200 इंटू हाइट इज़ 8, यानी कि 1600 joules. And this is the answer. Next question number 36. इसमें एक फिगर गिवन है. लेट्स सी द फिगर 8E4. ओके, कुछ ऐसा फिगर गिवन है. ये कुछ
एक ट्रैक है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है ए जिसको बोला गया है, यहाँ पे इनिशियल हाइट ऑफ द पार्टिकल इज़ 1 मीटर एंड दिस इज़ 0.5 मीटर्स। अब लिखा है फ्रिक्शनलेस ट्रैक लिखा है, तो मतलब बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि इनिशियल और फाइनल जो एनर्जीज है दैट विल बी इक्वल, विच टर्मिनेट्स एट अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इफ द पार्टिकल स्लिपिंग फ्रॉम ए, हाउ फार इन द ट्रैक, हाउ फार इन द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर तक आ जाएगा कुछ वेलोसिटी से। अब उस वेलोसिटी से आने के बाद ये कितना दूर जा कर के ग्राउंड को हिट करेगा, यानी कि ये पूछा है मेरे से, ये डिस्टेंस। तो पहले यहाँ पे वेलोसिटी पता कर लेते हैं हम कितने क्या होगा। तो यू इनिशियली मेरा जो हाइट है दैट इज़ 1, यानी कि mgh1, और फाइनली क्या हो गया, फाइनली वो 0.5 मीटर हाइट पे गया है पार्टिकल, और कुछ एक वेलोसिटी रहा है पार्टिकल के पास, यानी कि हाफ mv²। मैंने बस इनिशियल पॉइंट ये माना है एंड इसको फाइनल पॉइंट माना है, और दोनों के एनर्जीज़ को इक्वेट किया है बस, और कुछ नहीं। m एंड m विल बी कैंसल्ड आउट। यहाँ पे ग्रेविटी कहीं लिखा नहीं है, 10 लेना है तो 9.8 ले लेते हैं। तो 9.8 माइनस 4.9 इंटू 2 अंडर रूट, ये आ गया मेरे पास v, और जब इसको देखेंगे दिस विल बी रूट अंडर 9.8 एंड रूट 9.8 इज़, चलिए रूट g रहने दीजिए इसको, रूट 9.8 है ना, इसी में रहने दीजिए। अब बाकी अब ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, अब ये कितना जो डिस्टेंस से कवर करेगा ये पता करना है हमें। तो पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, ऐसी SY इक्वल टू हाफ AY t², क्योंकि UY कुछ है नहीं, हॉरिजॉन्टली जा रहा है मेरा जो पार्टिकल है, तो UY इज़ 0। तो यहाँ से SY इज़ 0.5 इंटू 2/g अंडर रूट, दिस इज़ t, एंड यानी कि ये रूट अंडर 1/g आ गया, ये आ गया। अब मुझे बस x बताना है, जो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज़ रूट 9.8 इंटू टाइम इज़ 1/√g का वैल्यू 9.8, दिस इज़ 1 मीटर, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अब ब्लॉक वेइंग, इसका एक डायग्राम भी है। हाँ, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो ये कुछ फिर से एक ट्रैक का ही क्वेश्चन है। ये हाइट गिवन है 1 मीटर, और यहाँ पे फिर से एक ब्लॉक है जिसका वेट 10 न्यूटन्स है। ट्रैवल्स डाउन अ स्मूथ कर्व, फिर से स्मूथ लिख दिया है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज़ 0। ऑन द ट्रैक AB जॉइंड टू अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि इसके आगे का जो सरफेस है ना दैट इज़ रफ, एंड द रफ सरफेस हैज़ म्यू ऑफ 0.2 with the block. If the block starts slipping on the track from a point 1 meter above the horizontal surface, just a second, इसका लैंग्वेज में बहुत ध्यान रखने की आपको। ट्रैक AB is joined to a rough horizontal surface. If the rough surface has a friction coefficient दे दिया है, if block starts slipping on the track from a point 1 meter above the horizontal surface, how far will it move on the rough surface? यानी कि यहाँ से ये स्लाइड करते करते पूरा फ्रिक्शनलेस
मोशन रहा है यहाँ तक आया, और इसके बाद ये फ्रिक्शन रफ सरफेस पे फिर आगे को स्लाइड कर रहा है। तो पूछा है कि यह आगे कहाँ तक स्लाइड करेगा, डिस्टेंस पूछा है मेरे से। तो पहले तो देखिए, पहले ये पोजीशन 1, दिस इज़ 2, और मान लीजिए कुछ 3 पोजीशन पे जा कर के ये ब्लॉक रुक गया, तो यही डिस्टेंस मेरे को पता करना है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो U1 कितना है, U1 छोड़ा है यहाँ से, सिंपल सिर्फ mgh, तो mg दिए हुए हैं मेरे पास वेट 10 इंटू ग्रेविटी 9.8, तो यहाँ से आ गया 98 जूल्स। U2 जब ग्राउंड पे आ गया है तो सिर्फ हाफ mv², हाफ m अपॉन 9.8 इंटू v²। नाउ मुझे पता है कि 1 से 2 तक फ्रिक्शनलेस सर्फेस से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो 1 और 2 का जो एनर्जीज है दैट विल बी सेम, दिस विल बी इक्वल टू U1। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 अपॉन 9.8 v² शुड बी इक्वल टू 98, यहाँ से v² और v विल बी इक्वल टू 98 इंटू 9.8 अपॉन 5, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 98 इंटू 9.8 अपॉन 5 रूट अंडर आंसर, दिस इज़ 13.86 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट, अब इस वेलोसिटी को फ्रिक्शन ने पूरा सीज़ कर दिया, तो फ्रिक्शन ने ज़रूर कुछ ना कुछ वर्क किया होगा इस वेलोसिटी को कम करने के लिए, और वेलोसिटी को कम कर रहा है यानी कि एनर्जी को घटा रहा है, तो फ्रिक्शन ने कुछ नेगेटिव वर्क डन किया है, तभी तो एनर्जी घट रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 से 3 में U3 क्या है भाई, U3 तो 0 है, ना कोई वेलोसिटी है ना कोई हाइट है, तो टोटल एनर्जी 0। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज़ म्यू इंटू n इंटू जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दैट इज़ x इंटू कॉस थीटा -1। वर्क डन इज़ फाइनल एनर्जी माइनस जो इनिशियल एनर्जी है दैट इज़ हाफ mv², और हाफ mv² कितना है, हाफ mv² जो U2 और U1 मेरा सेम है, तो हम यहाँ पे U1 का भी वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज़ 98 जूल्स ही आएगा, और यहाँ से माइनस है, माइनस विल बी कैंसल्ड आउट एंड x will be equal to 98 upon mu into n. Mu is 0.2 and n is 10 newtons, तो यहाँ से 98 by 2 is equals to 49 meters, and answer given is answer is 5 meters। कहीं एक डेसिमल का मिस्टेक हुआ है, तभी ये आंसर कुछ ऐसा आ रहा है। तो लेट्स सी कहाँ मिस्टेक किया है हमने। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी विल बी 1 से 2 पे भी जो एनर्जी है दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1, यानी कि मास m इंटू जी, ओह सॉरी यहाँ पे देखिए mgh का वैल्यू ही गलत कैलकुलेट किया है। mgh में वो mg का वैल्यू गिवन है, mg का वैल्यू कितना गिवन है 10 न्यूटन्स, तो 10 इंटू 1 इज़ 10 न्यूटन्स दैट इज़ 10 जूल्स। तो जब 10 जूल्स है तो ये पूरे पार्ट को हटा दो, अब ये इसका ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए नाउ U2 विल बी इक्वल टू U1 दैट इज़ इक्वल टू 10 जूल्स, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद सिंपल U3 इज़ 0, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन दैट इज़ म्यू इंटू n इंटू x इंटू कॉस थीटा इज़ इक्वल टू U3 माइनस U2 दैट इज़ इक्वल टू -10, माइनस माइनस इज़ कैंसल्ड आउट, x इज़ इक्वल टू 10 अपॉन म्यू इंटू n, n इज़ 10, यानी कि 10 अपॉन 2 इज़